गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं विकी और आप मेरे साथ पढ़ने जा रहे हैं आज मोशन इन स्ट्रेट लाइन। पिछले 8-10 दिनों से मैं क्लास नहीं ले पाया क्योंकि मुझे आई फ्लू हो गया था, जिन कारणों से मैं क्लास नहीं ले पाया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। हिंदी में इसे कहते हैं सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति। तो दोस्तों हम बता दें आपको कि फिजिक्स में किसी भी वस्तु का अध्ययन जब गति में हम करते हैं तो जिस ब्रांच में किसी भी गतिशील वस्तु का अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है मैकेनिक्स। ठीक है। किसी भी वस्तु के गति का अध्ययन फिजिक्स के जिस ब्रांच में ब्रांच को हिंदी में शाखा कहते हैं, जिस ब्रांच में किया जाता है किया जाता है उसे मैकेनिक्स कहते हैं। यांत्रिकी। मैकेनिक्स को 3 वर्गों में बांटा गया है। तीन वर्गों में बांटा गया है। पहला है स्टैटिक्स, दूसरा है काइनेमैटिक्स और तीसरा है डायनामिक्स। ठीक है दोस्तों, तो पहले आप इसे उतार लें, नोट कर लें, फिर हम स्टैटिक्स, काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स तीनों को अभी डिफाइन करेंगे। आइए एक एक करके बात करें।
स्टैटिक्स के अंतर्गत स्टैटिक्स के अंतर्गत स्टैटिक्स के अंतर्गत हम विराम स्थित या विराम में स्थित वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। अब आइए सेकेंड, कैनेमैटिक्स के अंतर्गत गति में स्थित वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। डायनामिक्स के अंतर्गत गति में स्थित वस्तुओं का अध्ययन उसके कारणों के साथ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप इसे नोट करें। लाइट चली गई है, मैं भी फिर भी आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा, तो हम क्लास को कंटिन्यू रखते हैं। माफ कीजिएगा, इन्वर्टर का लाइन नहीं दिया हुआ था। चलिए अब हम उन पॉइंट्स को आगे बढ़ाएं जो हमें मोशन इन स्ट्रेट लाइन को समझने में मदद करेगी। तो ये पॉइंट नंबर 1 में जैसे ही जाएंगे किसी भी
वस्तु का अध्ययन करने के लिए हमें एक ऑब्जर्वर की एक ऑब्जर्वर तथा एक कोऑर्डिनेट एक्सिस की आवश्यकता होती है। ये हमारा पहला पॉइंट। अब ऑब्जर्वर किसे कहेंगे? ऑब्जर्वर वह व्यक्ति होता है जो उस गतिशील वस्तु का अध्ययन करता है। ऑब्जर्वर उस व्यक्ति को कहते हैं जो वस्तु की गति का अध्ययन करता है। उसे ही हम ऑब्जर्वर कहते हैं। ठीक है, यानी मान लीजिए आप किसी गतिशील वस्तु को देख रहे हैं तो आप ऑब्जर्वर हैं। ऑब्जर्वर रेस्ट में होता है। ऑब्जर्वर जिस पॉइंट पे खड़ा होता है वही उसका ओरिजिन होता है। ठीक है, तो आप ये सब बात दिमाग में रखेंगे। और किसी भी पार्टिकल का अध्ययन हम वस्तु का अध्ययन उसे एक पार्टिकल मानकर करेंगे। अब कहेगा सर दुनिया में बहुत सारी वस्तुएं बड़ी बड़ी है, हाथी है, ट्रेन है, हवाई जहाज है, इसे हम पार्टिकल कैसे मान सकते? तो तुलना करके एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर एक ट्रेन की बात की जाए तो ट्रेन भी पार्टिकल की तरह होगा, पार्टिकल लगेगा। अगर हमारा एक मिनट, ठीक है दोस्तों। और अब माफ कीजिएगा, थोड़ी एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था। अब दूसरे पॉइंट की बात करें तो वो है हमारा निर्देश तंत्र या निर्देशांक बिंदु। जिसे हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। सबसे पहले दुनिया में किसी भी वस्तु के गति का अध्ययन करने के लिए हमें रेफरेंस पॉइंट की आवश्यकता होती है, और इसके लिए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? एक वैसा पॉइंट जिसके सापेक्ष हम उस वस्तु को गति या विराम में कह सकते हैं, उसे हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। और वैसा रेफरेंस पॉइंट हमें लेना है जो दुनिया में सभी व्यक्तियों के लिए एक समान है। तो हम लोग अपना जीवन पृथ्वी पर व्यतीत करते हैं।
और पृथ्वी पर जब हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो उसके लिए हमें जो है कुछ ऐसा रेफरेंस पॉइंट लेना होगा जो पृथ्वी पर के सभी जीव जंतुओं मनुष्यों के लिए एक जैसा। तो सबसे जो बेस्ट रेफरेंस है वो है हमारा टाइम। वही निर्देशांक बिंदु को जान लें। और सुविधा के लिए खेद है, कॉल आ जा रहा है बार बार, आप नहीं आएगा। वैसा बिंदु जिसके सापेक्ष हम किसी वस्तु को विराम या गति में कहते हैं या समझते हैं? उसे निर्देशांक बिंदु कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर किसी वस्तु के गति के अध्ययन में हम अपना अगर रेफरेंस पॉइंट बदल दे तो उस वस्तु की स्थिति बदल जाएगी। एक कहावत है, एक डायलॉग है बहुत फेमस कि नजरें बदलो नजारे बदल जाएंगे। सेम वही बात है यहाँ पे कि अगर मान लीजिए हम किसी वस्तु को का अध्ययन कर रहे हो, मान लीजिए कि किसी चलती हुई ट्रेन में एक विंडो के पास हम बैठे हुए हैं और उसके बाद एक बॉल को हम विंडो से ड्रॉप करते हैं, गिराते हैं, तो विंडो में ट्रेन में बैठे हुए आदमी को जो बॉल गिरेगा वो गिरता हुआ स्ट्रेट लाइन पाथ पे दिखाई देगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसी टाइम उसी फेनोमेना को, उसी घटना को बाहर से देख रहा होगा तो उसको उस गेंद का जो गिरने का दिशा होगा वो पैराबोलिक दिखाई देगा। तो ये ऐसा हो गया कि दो ऑब्जर्वर हो गया और दोनों ऑब्जर्वर अलग अलग पॉइंट पर था। अगर एक ही पॉइंट होता तो दोनों को एक ही जैसा चीज दिखाई देगा। इसलिए दोस्तों रेफरेंस पॉइंट का होना बहुत आवश्यक है, और वैसा रेफरेंस पॉइंट लीजिए जो सभी के लिए समान हो। अगर रेफरेंस पॉइंट अलग अलग हो जाएगा तो आपका आंसर वेरी कर जाएगा, अलग अलग आंसर मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं। तो हमने बताया कि मैकेनिक्स में हम लोग वस्तु के गति का अध्ययन करते हैं, और हम लोग जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, इसमें मोशन इन स्ट्रेट लाइन को हम काइनेमैटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग जान ले विराम और गति के बारे में। तो आपका पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, एक बार इसको अच्छे से नोट करके और याद कर लेंगे। विराम जब किसी वस्तु की स्थिति
समय के सापेक्ष बदलते रहती है, सॉरी, समय के सापेक्ष नहीं बदलती है, तो उसे विराम में कहते हैं। और दूसरा है गति। यदि किसी वस्तु या कण बोल सकते हैं, यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष समय के सापेक्ष बदलते रहती है, तो उसे गति में कहते हैं। अब मान लीजिए दोनों का एग्जाम्पल की बात करिएगा तो आप कह सकते हैं कि एक चलती हुई कार जो है सड़क के किनारे एक खड़े पेड़ के सापेक्ष गति में कहलाएगा, जबकि वह खड़ा पेड़ जो है वो विरामावस्था में कहलाएगा, क्योंकि उस पेड़ की स्थिति समय के सापेक्ष नहीं बदल रही है, जबकि उस कार की चलती हुई कार की स्थिति समय के सापेक्ष बदल रही है। अगर 1:10 पे गाड़ी अभी कहीं और है तो 1:20 पे उस गाड़ी की स्थिति पोजीशन उसका बदलेगा। अगर पोजीशन में चेंज होता है, ठीक है, तो वह वस्तु मोशन में कहलाएगा। अगर पोजीशन में चेंज नहीं होता है तो वह वस्तु मोशन में नहीं कहलाएगा। नोट में एक पॉइंट लिख लेंगे, गति एवं विराम एक सापेक्षिक पद है। रेस्ट और मोशन एक रिलेटिव टर्म है, यानी अगर किसी वस्तु को हम मोशन में डिफाइन कर रहे हैं तो ठीक उसी टाइम हम दूसरी वस्तु को या फिर वैसे रेफरेंस पॉइंट को लेंगे जो रेस्ट में होगा। अगर किसी वस्तु को हम विरामावस्था में कह रहे हैं, रेस्ट में कह रहे हैं, तो हमारे माइंड में पहले से कोई ना कोई वस्तु उसके रिस्पेक्ट में, उसके सापेक्ष गति में होगा, यानी मोशन और रेस्ट एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, ठीक है। मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स, ये रिलेटिव टर्म है।
अब चलिए अब हम बात कर ले टाइप ऑफ मोशन की। तो मोशन क्या, आप जूनियर क्लास में 9th में पढ़े होंगे, बहुत सारा टाइप पढ़े होंगे। रैंडम मोशन था, ठीक है, पीरियोडिक मोशन था। हम लोग उस तरह की बात नहीं कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस के आधार पर मोशन को क्लासिफाई कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस के आधार पर मोशन को कोऑर्डिनेट एक्सिस के आधार पर मोशन को 3 वर्गों में बांटा गया। पहला है 1 डायमेंशन मोशन, दूसरा है 2 डायमेंशन मोशन और तीसरा है 3 डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल वन डायमेंशनल मोशन। हम लोग जो अभी मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं वो 1 डायमेंशनल मोशन है। यानी 1 डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सेकेंड है 2 डायमेंशनल मोशन। अब इसका उदाहरण हो जाएगा मोशन इन अ प्लेन। यानी 2 डायमेंशनल मोशन में आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, वो हमारा 2 डायमेंशनल मोशन होगा। और तीसरा है 3 डायमेंशनल मोशन। यानी इसका जो एग्जांपल होगा वो हो जाएगा मोशन इन स्पेस। ठीक है दोस्तों, आप इसे नोट करें। ठीक है दोस्तों, नोट कर लिए। अब आइए तीनों पॉइंट को फिर से समझे एक बार। तो 1 डायमेंशनल मोशन में मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यानी यदि
किसी वस्तु को के गति को डिफाइन करने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक कोऑर्डिनेट की आवश्यकता पड़ती है तो उसे हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहेंगे। अगर किसी वस्तु के गति को एक्सप्लेन करने के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट की आवश्यकता पड़ती है तो उसे हम टू डायमेंशनल मोशन कहेंगे। और किसी वस्तु की गति को एक्सप्लेन करने के लिए यदि हमें तीन कोऑर्डिनेट की आवश्यकता पड़ती है तो उसे हम थ्री डायमेंशनल मोशन कहेंगे। यदि किसी वस्तु के गति का अध्ययन करने के लिए एक कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होती है तो उसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन या फिर आप बोल सकते हैं वन डायमेंशनल मोशन तो उसे मोशन इन वन डायमेंशनल मोशन इन स्ट्रेट लाइन या वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड, अब इसके एग्जांपल में आप बोल सकते हैं कि किसी सड़क पर कार की गति मोशन इन स्ट्रेट लाइन का उदाहरण है। यदि किसी वस्तु के गति का अध्ययन करने के लिए दो कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होती है तो उसे टू डायमेंशनल मोशन या मोशन इन प्लेन कहते हैं। जैसे धनुष से निकला तीर, ये मोशन इन प्लेन का उदाहरण है। या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन में भी आप जो है उसे मोशन इन प्लेन टू डायमेंशनल मोशन उसे कह सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए।
अब तीसरा लिखें। यदि किसी वस्तु के गति का अध्ययन करने के लिए तीन कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होती है तो उसे थ्री डायमेंशनल मोशन कहते हैं। जैसे हवाई जहाज की गति, किसी पक्षी की गति, जब आकाश में कोई पक्षी उड़ रहा हो उसकी गति का अध्ययन करने के लिए हमें तीन कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होगी, तो उसे हम थ्री डायमेंशनल मोशन यानी मोशन इन फ्री स्पेस कहेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक नोट करें। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें। दूरी, डिस्टेंस। किसी वस्तु या कण द्वारा तय किए गए पथ यानी रास्ता, पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। या अदिश राशि है। सदिश आपको पढ़ा चुके हैं। या अदिश राशि है। इसका SI मात्रक मीटर होता है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है। नोट कर लें। नेक्स्ट टॉपिक, विस्थापन।
डिस्प्लेसमेंट किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। आप इसे इन शॉर्ट भी बोल सकते थे, अंतिम बिंदु तथा प्रारंभिक बिंदु के बीच के न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं, या किसी खास दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, यानी उसका डायरेक्शन फिक्स होना चाहिए, तो वो वही दूरी उसका विस्थापन कहलाएगा। ठीक है, यह सदिश राशि है। इसका भी SI मात्रक मीटर होता है। यह धनात्मक ऋणात्मक एवं शून्य हो सकता है। विस्थापन कभी भी दूरी से ऐसे नहीं लिखिए, देखिए विस्थापन दूरी के बराबर या उससे छोटा होता है। अर्थात विस्थापन दूरी से बड़ा नहीं हो सकता है। जब न्यूमेरिकल्स करेंगे दूरी और विस्थापन पर, तो फिर उसके बारे में और डिटेल से कुछ जानकारियां आपकी बढ़ जाएगी। लेकिन अभी हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं चाल। स्पीड,
प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अर्थात चाल बराबर दूरी बटा समय। S बराबर D बाई T। इसका SI मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। यह अदिश राशि है। अर्थात चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है या फिर शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप ऑफ स्पीड की बात करेंगे, चाल का प्रकार पढ़ेंगे, फिर वेग पढ़ेंगे, वेग का प्रकार पढ़ेंगे, त्वरण पढ़ेंगे और उसके बाद काइनेमेटिकल इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, और इतना करने के बाद ये चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा। तो इसका 1 और 2 मैक्सिमम 2 क्लास और होगा और उसके बाद ये चैप्टर आपका एंड हो जाएगा। फिर तीसरे क्लास में 1 या 2 क्लास में थ्योरी एंड हो जाएगा। तो उसके बाद जो है हम फिर आपको तीसरे क्लास में न्यूमेरिकल्स करवाएंगे इसका। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार मेरे साथ जुड़े रहें और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।